हेडिंग लिखो मटेरियल वेरिएंसेस। और इसमें पहला हम लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? वेरिएंस निकालना है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल से। किसका वेरिएंस निकाल रहे हैं? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट जो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस से, और एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी एक्चुअल क्वांटिटी और यहाँ तक ठीक है सबको? ये मेरा पहला फॉर्मूला। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉस्ट के जो दो इम्पैक्ट है, वो एक आ रहा है क्वांटिटी की वजह से और एक आ रहा है, तो एक मटेरियल प्राइस का एक वेरिएंस हो सकता है और एक मटेरियल क्वांटिटी का वेरिएंस हो सकता है, जिसका हम नाम क्या रखेंगे? यूसेज वेरिएंस। और याद रखना, यहाँ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल की बात हो रही है, यहाँ मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, प्राइस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस। और मैंने ये बताया था कि एक्चुअल प्राइस तभी पता चलेगा जब एक्चुअली में क्वांटिटी को यूज करेंगे या हम उसको लेके आएंगे, तो इसका इम्पैक्ट हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी के थ्रू रहेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। अब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। फिर आते हैं यूसेज में। यूसेज में मैंने बताया था क्वांटिटी, फिर वेरियंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, और क्योंकि अभी इम्पैक्ट पता ही नहीं चला प्राइस का, तो इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस पे लेंगे, क्योंकि प्राइस अभी हम ये मान लेते हैं कि देयर विल बी नो मेजर चेंज, तो स्टैंडर्ड प्राइस आ गया। ये क्लियर है? ठीक। फॉर्मूला लगा दो एस पी इंटू एस क्यू माइनस एस पी इंटू ए क्यू। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। चलो, ये तो हमारा हो गया रिवीजन। अब ये हमारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जब हम एक ही टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे रॉ मटेरियल एक से अधिक नहीं है, सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल है और उसी को यूज करके हम आउटपुट बना रहे हैं। अब सपोज करो कि प्रोडक्ट मिक्स आ जाए। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब हमारे इनपुट एक से अधिक हो, दो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे? अब केस वाइज केस करते रहेंगे। पहला केस ले लेते हैं, व्हेन देयर इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स, तो जब प्रोडक्ट मिक्स रहता है ना बेटे, तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वही रहेगा, एस सी माइनस ए सी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो भी वही रहेगा, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। मटेरियल यूसेज वेरिएंस वो भी वही रहेगा। तो सर चेंज क्या हुआ? चेंज ये होगा कि ये जो यूसेज है
ये दो भाग में स्प्लिट हो जाएगा। पहला होता है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, और दूसरा हो जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए मैंने दो या दो से अधिक मटेरियल यूज करके एक फिनिश गुड्स का आउटपुट बनाया है, तो ये ज़रूरी है क्या कि जो मैंने स्टैंडर्ड उस मटेरियल के लिए लिया है वही सेम स्टैंडर्ड दूसरे मटेरियल के लिए भी यूज़ हो जाएगा, तो एक्चुअल में उतना ही यूज़ हो जाए। मान लीजिए मैंने बोला कि ए रॉ मटेरियल 50 लगता है, बी रॉ मटेरियल 50 लगता है, ठीक है, 100, और आउटपुट भी मेरा 100 यूनिट बन जाता है। पर एक्चुअली में ए 60 लग गया, बी 40, ए 40 लग गया, बी 60, ए 50 लग गया, बी 60। समझ रहे? मतलब होता क्या है एक्चुअली में दे कैन डिफर। उस केस में मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता है। तो सर ऐसे केस में करेंगे क्या? देखो देयर इज अ डिफरेंस, तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे टोटल इनपुट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल इनपुट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी में फर्क है। आपको क्या देखना है? टोटल इनपुट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल इनपुट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, क्या इन दोनों में फर्क है? अगर यस है तो हम कैलकुलेट करेंगे रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? RAQ। कई बुक इसको RSQ भी बोलती है। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है? ये होता है एक्चुअल क्वांटिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन of actual quantity in proportion to standard quantity या in ratio to standard quantity। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रेशियो रहेगा उसके प्रोपोर्शन में या उसके क्या, हाँ उसके रेशियो में आपको एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं मेरे दो प्रोडक्ट हैं, एक ए और बी, ठीक है, ये दोनों को यूज करके मेरा एक प्रोडक्ट फाइनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जो कि है सी। इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100, इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100, टोटल लगता है 200, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपए, इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 7 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी इसकी लग गई 110 और इसकी लग गई 95 लग गई, ठीक है। और इसका एक्चुअल प्राइस है 4.80 और इसका एक्चुअल प्राइस है 7.50। अब हमको सिर्फ ये देखना है पहला स्टेप में कि मेरा टोटल ऑफ एसक्यू टोटल ऑफ एक्यू के बराबर है क्या। अगर टोटल ऑफ एसक्यू टोटल ऑफ एक्यू के बराबर है और हमारा आउटपुट भी बराबर है, मैं मान लेता हूं मेरा आउटपुट 200 यूनिट्स बने, ठीक है। डिफरेंस है, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन फॉर्मूलों को यूज कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले? सिंपल वाले 3 फॉर्मूले यूज कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो हमारा डिफरेंस है टोटल में, तो हम निकालेंगे RAQ। क्या निकालेंगे? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगी? तो मैंने बोला AQ को SQ के रेशियो में बांट देना। AQ कितना है? SQ का रेशियो बांट दो।
आया समझ में? तो हमने यहाँ पे RAQ भी निकाल लिया। सर ये RAQ क्या करेगा? तो ये RAQ जो है वो आपके मटेरियल यूसेज वेरिएंस के जो दो भाग हैं उसमें काम करेगा। कैसे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस को अगर हमको निकालना है ना, तो आप ये ध्यान रखना, मिक्स हम एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं, ठीक है? तो इसमें AQ कहाँ पर है? SQ माइनस AQ है। जब भी आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालोगे तो जो हमारी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है ना, उसको एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करके डिफरेंस चेक करना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के केस में जो हमारी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। अगर एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करना है तो एक्चुअल क्वांटिटी तो यही रहेगी और SQ की जगह क्या आ जाएगा? RAQ। बाकी फॉर्मूला सेम मिक्स के केस में। पर जब हम सब यूसेज की बात करेंगे तो सब यूसेज के केस में हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, एक्चुअल से नहीं। तो उस केस में स्टैंडर्ड वही रहेगा और एक्चुअल की जगह क्या आ जाएगा? RAQ और बाकी सेम। तो मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब मिक्स की बात करेगा तो एक्चुअल से कंपेयर करूंगा और जब सब यूसेज की बात करेगा तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा। एक्चुअल से कंपेयर करूंगा तो एक्चुअल वही रहेगा, स्टैंडर्ड हट जाएगा, स्टैंडर्ड की जगह RAQ आ जाएगा। और जब हम सब यूसेज की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड वही रहेगा और एक्चुअल की जगह RAQ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पक्का? हेमंत चलो, तो आप लोग अब एक काम करो, ये जो मैंने पहला केस लिखा है, व्हेन देयर इज प्रोडक्ट मिक्स एंड देयर इज अ डिफरेंस इन इनपुट, टोटल इनपुट ऑफ SQ एंड टोटल इनपुट ऑफ AQ, ये हमारे लिए पहला केस है। ये फॉर्मूला उतारिए और ये फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। चलो, जब हमारा टोटल इनपुट ऑफ SQ टोटल इनपुट ऑफ AQ में फ़र्क आएगा तो हमको पता है कि भी हमको रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगी? तो मैंने बता दिया कि एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देना। जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी रहेगी उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने बोला एक दो रॉ मटेरियल है A B, उसको मिला के एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है C। 100 का इनपुट है, 200 का इनपुट है तो 200 का आउटपुट है, 110 का इनपुट है, 95 का इनपुट है, 205 टोटल है तो 200 का आउटपुट है। अब एक और चीज़ इसमें नोट करो, आपका आउटपुट सेम है, आउटपुट में डिफरेंस नहीं है। आउटपुट में डिफरेंस नहीं है तो सिंपल हमने क्या किया, हमने देखा AOQ उसका टोटल, SQ उसका टोटल, अरे दोनों में डिफरेंस है तो हमने क्या किया, AQ को स्टैंडर्ड के रेशियो में जो कि 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सब मिल गया, SP SQ AQ AP और RAQ। बस फॉर्मूला याद करो और पुट करो, वैल्यू हो गई खत्म। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सिनारियो। अब नेक्स्ट सिनारियो बेटा ऐसा हो सकता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन टोटल, या व्हेन देयर इज नो डिफरेंस करते हैं, नो डिफरेंस इन टोटल इनपुट of SQ and AQ, but there is difference in output, that is standard output is not equals to actual output, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर नहीं। फिर से एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मेरे को SQ दिया हुआ है AB का 50 50 100, मान लेते हैं 10% का इसमें लॉस है तो 90 का आउटपुट आया, करेक्ट। SP लिख देते हैं 5
6 ए क्यू लिख देते हैं, 55, 45, 100, इसमें आया 15% का लॉस, तो टोटल आ गया 85 का आउटपुट। और एपी दिया हुआ है, ये क्योंकि 5.5 में लिया और ये महंगा था तो इसको 7 रुपये का था तो हमने इसलिए 45, एक जनरल। यहाँ पे इनपुट सेव दिख रहा है। जब भी एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आउटपुट को कंपेयर करना, इनपुट को नहीं। ठीक है, सबसे पहले किसको कंपेयर करेंगे, आउटपुट को। हम ये बोलेंगे कि जब एक्चुअल क्वांटिटी की 100 यूनिट थी तो मेरा आउटपुट आ रहा है 85 का, करेक्ट। पर स्टैंडर्ड में ये दिया है कि जब 100 क्वांटिटी आप इनपुट की डालते हो तो आपका आउटपुट कितना आता है। दोनों को ध्यान से समझना, ये 100 किलो का इनपुट, 85 का आउटपुट, ये 100 का इनपुट, 90 का आउटपुट। इससे ये समझ में आया कि मेरा कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट इन आउटपुट रिजल्ट, आउटपुट में ही डिफरेंस है। और कंपैरिजन कब पॉसिबल हो जाता है, जब दोनों का आउटपुट सेम रहे। हम जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था ना कि एक सीए फाउंडेशन के बच्चे को आप सीए इंटरमीडिएट के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का लेवल आउटपुट अलग अलग है। लेकिन अगर वही सीए फाउंडेशन का बच्चा और सीए फाउंडेशन के बच्चे को बोलो तो कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट 85 है, यहाँ पे 90 है। इसका मतलब हम ये मानते थे कि 100 किलो डालने से 90 किलो आएगा, पर 100 किलो डालने से तो 85 आ रहा है। तो 85 डालने के लिए हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, तो हम उस केस में हमेशा कैलकुलेट करेंगे SQ फॉर AO। क्या कैलकुलेट करेंगे, SQ फॉर AO। जब भी आउटपुट में डिफरेंस रहे, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस रहे टोटल में, तो हम क्या निकालेंगे, SQ फॉर AO। कि जब आपको 100 किलो मिले थे 90 के लिए और आपका आउटपुट है 85, तो आपको कितना स्टैंडर्ड मिलना चाहिए था, तो ये हो जाएगा ऐसा। कितना आ रहा है बेटे, 94. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे टोटल 94.40। ठीक है, इसका 10% मैं ले लेता हूँ 9.4। ठीक है, या अगर इसको 44 लोगे तो ये हो जाएगा 9.44। अब ये टोटल करो कितना आ रहा है, देखो आउटपुट बराबर हो गया, SQ फॉर AO आ गया। इसको किस रेशियो में बांटोगे, 94 को 1:1 में, तो कितना आ रहा है, 94.44 को 1:1 में करेंगे तो 40। जैसे ही ये निकल जाएगा ना, जैसे ही ये निकलेगा, ये आपका जो SQ है ना, ये RAQ बन जाता है। क्या बेटा, 10% लॉस है ना, तो 10% ये आ गया 85 का। जैसे ही SQ फॉर AO निकालोगे, ये मेरा ये बन जाता है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो फॉर्मूले में जहां जहां यूज होना होगा, और ये मेरा बन जाएगा RAQ। कैसे बता देता हूँ, सपोज करो अब मेरा स्टैंडर्ड क्या हो गया, 100 और 94.44। RAQ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक्चुअल के क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना पड़ता है। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है, 1:1, तो 50 और देखो आगे वापस से। तो हमारे केस में जब भी आउटपुट का डिफरेंस आएगा तो सबसे पहले आउटपुट को कंपेयर करना। हमें पता चल गया कि देयर इज डिफरेंस इन आउटपुट, तो हम सबसे पहले SQ फॉर AO निकालेंगे कि इस एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसको हम SQ मान लेंगे, न्यू SQ, जो हमारे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ SQ है ना, वहाँ वहाँ ये यूज हो जाएगा।
और जो पुराना स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको दी हुई थी वो क्या बन जाएगा, आर ए क्यू। वो क्या बन जाएगा, आर ए क्यू, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। कैसे, तो मैंने आपको बता भी दिया। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले क्या चेक करोगे, आउटपुट। आउटपुट में डिफरेंस है, इनपुट चेक करोगे। इनपुट में डिफरेंस है तो आर ए क्यू निकलेगा। अगर सपोज करो आउटपुट में डिफरेंस है, मैंने आउटपुट को ठीक किया तो मेरा इनपुट इक्वल आ गया, आर ए क्यू निकलेगा क्या, आर ए क्यू निकलेगा ही तभी व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस, तो ये अगर केसेस आप समझ जाओगे ना, तो आपके मटेरियल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस कॉन्सेप्चुअली दिमाग में ये बैठा रहे। अब 2 मिनट में एक ब्रीफिंग ले लेते हैं कि करना क्या है। हमको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें इनपुट दिया रहेगा, उस इनपुट का टोटल दिया रहेगा, कुछ नॉर्मल लॉस दिया रहेगा, कुछ आउटपुट दिया रहेगा। हम सबसे पहले आउटपुट को कंपेयर करेंगे, आउटपुट को कंपेयर करके आइडेंटिफाई करेंगे दोनों में डिफरेंस है क्या। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर हम इनपुट के पास आएंगे और फिर हम इनपुट को कंपेयर करेंगे। इनपुट में भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे। फिर दूसरे केस में आएंगे जिसमें हम आउटपुट कंपेयर करेंगे, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है तो इनपुट को कंपेयर करेंगे, इनपुट में डिफरेंस आ रहा है, आर ए क्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर आएंगे तीसरे केस में जिसमें आउटपुट पे डिफरेंस है, आउटपुट पे डिफरेंस है तो हम आउटपुट से क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड एस क्यू फॉर एओ। जैसे ही एस क्यू फॉर एओ निकालेंगे तो एस क्यू हमारा आर ए क्यू बन जाएगा। चलो सपोज करो कई क्वेश्चन में क्या होता है, ये ऐसे डिटेल ना देके ये बोलता है कि ए का 1 किलो लगेगा, मतलब कई जगहों पे ना ऐसा देता है, टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स मटेरियल ए रिक्वायर्ड 6 किलोग्राम एंड मटेरियल बी रिक्वायर्ड 4 किलोग्राम। कई बार ऐसा देता है और बोलता है फॉर टोटल आउटपुट ऑफ 5000 किलोग्राम एक्चुअल मटेरियल यूज्ड ए का और बी का, ये इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ये इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, चलिए एक को ले लेते हैं हम 3200 और एक को ले लेते हैं हम 1900, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो एस क्यू दिया है ना बेटे, ये एक क्वांटिटी 10 क्वांटिटी के लिए दिया है, 6 4, और ये जो आउटपुट दिया है ए क्यू का वो दिया है 5000 के लिए, 3200 1900 0015 और 5000, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं एस क्यू फॉर एओ निकाल लूँगा। तो 5000 आउटपुट के लिए हमारा टोटल एस क्यू क्या होना चाहिए, जब 10 के लिए 10 है तो 5000 के लिए कितना होना चाहिए, 5000, 3000 और 2000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये ठीक है। हमने अब निकाल लिया, एक्चुअल क्वांटिटी सेम हो गई, डिफरेंस है। मैंने ये बोला था कि कई बार एस क्यू को ही आर ए क्यू बना लेंगे, पर यहाँ एस क्यू तो कंप्लीट है ही नहीं, तो इसीलिए हमको आर ए क्यू निकालना पड़ेगा, जो कि कैसे निकलेगा, हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट देंगे, जो कि है 3:2। तो 5100 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, आ गया समझ में। बस ये एक बेसिक डिफरेंस हो सकता है क्वेश्चन में, बाकी नहीं। तो अगर आपको ये 3 केस समझ में आ गए ना, तो मटेरियल का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन। बढ़े आगे। अब एक बार आप लोग ये फॉर्मूला देख लो,